होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको टीजीटी, पीजीटी गृह विज्ञान, एलटी ग्रेड गृह विज्ञान, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर की तैयारी करवाई जाती है। तो आप सभी ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इस चैनल पर आपको सारा कंटेंट मिल जाता है। आज इस समय हम पढ़ रहे हैं होम मैनेजमेंट को, जिसका लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे गृह व्यवस्था की अर्थ और परिभाषाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। गृह व्यवस्था एक संयुक्त शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह और व्यवस्था। तो गृह व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें तो उसका अर्थ है गृह व्यवस्था या घर का प्रबंध। गृह का अर्थ हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि गृह और व्यवस्था को अगर हम मूल रूप में समझ लेते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो गृह का अर्थ होता है मकान, और घर से हम लोग समझते हैं गृह को। गृह का अर्थ हम मकान और घर बोलते हैं, लेकिन मकान और घर के अर्थ में विभिन्नता होती है, दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि मकान का अर्थ होता है एक ऐसे आश्रय या स्थल से होता है जो कि पत्थर व सीमेंट आदि से बनाया जाता है। पत्थर और सीमेंट आदि से बनाए हुए जो एक ढांचा होता है उसको हम लोग मकान बोलते हैं। जबकि घर यानी होम एक भावनात्मक शब्द है, जहाँ परिवार के सभी सदस्य प्रेम से, सहानुभूति से रहते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो घर एक भावनात्मक शब्द है जहाँ प्रेम, सहानुभूति से मिलकर सब लोग साथ में रहते हैं। और मकान एक भौतिक शब्द है, मकान यानी हाउस, जो कि एक भौतिक रूप होता है, ईंट पत्थरों से बना हुआ होता है। तो मकान और घर में अंतर होता है। एक कहावत भी है कि ए हाउस इज़ बिल्ट बाय हैंड्स बट अ होम इज़ बिल्ट बाय हार्ट। यानी कि एक जो घर है वो हाथों से बनाया जाता है, लेकिन होम यानी घर वो हमारे हृदय से बना होता है, क्योंकि उसमें प्रेम, सहानुभूति की आवश्यकता होती है और वो एक भावनात्मक शब्द होता है। गृह व्यवस्था की हम विभिन्न परिभाषाओं को देखते हैं। इसमें पहली परिभाषा है ग्रास एवं कैंडल के अनुसार, सरल व संक्षिप्त अर्थों में व्यवस्था अर्थात हमारे पास जो उपलब्ध है उसका उपयोग हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने हेतु है। इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है, यानी कि व्हाट यू हैव, जितने भी साधन हमारे पास हैं, मानवीय या अमानवीय साधन, उन सभी का प्रयोग करके हम जो चाहते हैं, व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। हमारे पास जो उपलब्ध है उन सभी का प्रयोग हम जो चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। इन्होंने अपनी परिभाषा में ये समझाया है। दूसरी परिभाषा, एक और परिभाषा इन्होंने दी है कि व्यवस्थापन प्रक्रिया के विभिन्न चरण वास्तव में निर्णयों की श्रृंखला मात्र होते हैं। यहाँ पर संख्या नहीं, श्रृंखला मात्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक निर्णय उसके पूर्व के निर्णय पर आधारित होता है। इस परिभाषा में इन्होंने बताया है कि व्यवस्था निर्णयों की एक श्रृंखला है। इन्होंने इस परिभाषा में व्यवस्था को निर्णयों की श्रृंखला माना है और कहा है कि प्रबंध या व्यवस्था एक विशिष्ट क्रिया है जो निर्णयों के रूप में पूरी की जाती है। क्योंकि हम कोई भी मैनेजमेंट करते हैं, कुछ भी व्यवस्था करना है, तो उसमें हर व्यवस्था में हमें निर्णय लेने पड़ते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है। ये सारा कुछ हम सोच विचार कर करते हैं, और जो सोच विचार कर करते हैं उसमें निर्णय ही लिए जाते हैं। तो इसीलिए इनकी परिभाषा के अनुसार ये निकल के आता है कि गृह व्यवस्था एक निर्णयों की श्रृंखला मात्र है। अगली परिभाषा को देखते हैं। ये परिभाषा भी ग्रास एवं कैंडल के अनुसार दी गई है। गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इस परिभाषा को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, इन सभी पदों के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके, जैसे पारिवारिक साधन धन, समय, शक्ति, भौतिक वस्तुएं, ज्ञान, कौशल, रुचि और योग्यता, इन सभी पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके हम जो चाहते हैं, जो हमारे पारिवारिक लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर जैसे कि हमें अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी का आयोजन करना है, तो उसमें हम आयोजन करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं कि किसको बुलाना है, कितने टाइम पर बुलाना है, कितने लोग रहेंगे, मेनू में क्या क्या सामान रहेगा, मेनू में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या बनाया जाएगा, ये सारा कुछ हम डिसाइड करते हैं, प्लानिंग करते हैं पहले से।
और फिर हम जो है उसमें हम धन, समय, शक्ति इन सभी को डिसाइड करते हैं, कितना धन चाहिए होगा, कितना समय लगेगा, कितने लोग रहेंगे, कौन कौन से मटेरियल का प्रयोग किया जाएगा, क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सब के लिए अच्छे तरीके से इसको मैनेज करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी, कौशल की आवश्यकता होगी और हमें उसमें इंटरेस्ट दिखाना होगा। अपनी योग्यता का प्रयोग करके, इन सभी पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके हम उस पार्टी का आयोजन करेंगे यानी नियंत्रण करेंगे और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं कि पार्टी कितनी सफल रही, कितनी असफल रही। तो इस तरीके से इन सभी का प्रयोग करके हम पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। आई होप कि आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। ग्रासम कैंडल की एक अन्य परिभाषा है कि गृह व्यवस्था एक निर्णयों की श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों के अनुसार पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रयास में नियोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन 3 पदों को अपनाया जाता है। इस परिभाषा में भी इन्होंने यही कहा है कि गृह व्यवस्था एक निर्णयों की श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों के अनुसार हम पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन इन तीनों पदों का प्रयोग करते हैं और उसके प्रयोग करके हम पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो ग्रासम कैंडल की हमने यहाँ पर 4 परिभाषाओं को देखा है। इनकी इन सभी परिभाषाओं से 2 अवधारणाएं निकल कर आती हैं कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है और गृह व्यवस्था प्रक्रिया में निश्चित उत्तरोत्तर सोपान होते हैं, यानी कि आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन ये इसके सोपान हैं। तो ये इन सोपानों का प्रयोग किया जाता है। तो ये 2 अवधारणाएं निकल कर आती हैं। अगली परिभाषा है राजमल पी देवदास के अनुसार। इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया है कि गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णय को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद इन्होंने एक और परिभाषा दी है कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें साधनों को नियमित किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि किसने गृह व्यवस्था को एक बांध के समान बताया है, तो राजमल पी देवदास ने बताया है। यदि इसको हम परिभाषा को समझते हैं कि इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार बांध बनाकर पानी एकत्र किया जाता है और फिर उसकी सहायता से पूरे साल भर नगरवासियों को नियमित जल पूर्ति की जाती है जिससे जल संकट उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार गृह व्यवस्था में भी साधनों को बांध के रूप में एकत्र कर लिया जाता है और उसकी सहायता से पूरे परिवार के सभी लक्ष्यों को नियमित रूप से प्राप्त किया जाता है, पूरा किया जाता है। इसको हम चित्र के रूप में समझते हैं कि यहाँ पर कौशल, समय, ज्ञान, धन ये सभी मानवीय और अमानवीय साधनों की वर्षा हो रही है और इसको यहाँ पर गृह प्रबंध जो है एक बांध है। इस बांध में इन सभी साधनों को एकत्र किया जा रहा है और उसको एकत्र करके फिर उसमें जैसे शिक्षा, उत्तम जीवन, होम मेकिंग एस्पेक्ट्स, गृह से संबंधित क्रियाएं हैं, जो ये सारे हमारे जो लक्ष्य होते हैं, इन सभी पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इससे शिक्षा, अच्छा जीवन और गृह व्यवस्था संबंधी अन्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है हम समझ सकते हैं कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसमें हम सभी जो साधन हैं उनको गृह प्रबंध यानी बांध में एकत्र कर लेते हैं और फिर उससे हम उन साधनों से हम पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। अगली परिभाषा को देख लेते हैं कि निकेल एवं डॉर्सी के अनुसार गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है जिनके द्वारा पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इन्होंने भी यही बात की है कि गृह व्यवस्था में जो पारिवारिक साधन हैं उनका प्रयोग करके नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन किया जाता है और उनके द्वारा हम पारिवारिक उद्देश्यों की यानी पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। अगली परिभाषा है गुड जॉनसन के अनुसार गृह व्यवस्था सभी देशों में अधिक सामान्य व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं व अधिकांशतः धन का उपयोग किया जाता है तथा यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक बात कही है कि गृह व्यवस्था सभी देशों में एक सामान्य व्यवस्था है, सभी देशों में की जाती है। गृह व्यवस्था जो है आपकी सभी देशों में की जाती है और इसमें हम जब व्यवस्था करते हैं तो उसमें धन का भी उपयोग किया जाता है और इसमें व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमें जब व्यवस्था करते हैं तो उसमें हम परिवार के जो सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा की रक्षा करते हैं। उसके लिए हम योजनाएं बनाते हैं कि उनको अच्छा भोजन देना है। घर के जो एक लक्ष्य होता है सभी पारिवारिक सदस्यों की स्वास्थ्य की रक्षा करना, उत्तम स्वास्थ्य बनाना। तो इस तरीके से जो है गृह व्यवस्था में
तो ये व्यवस्था हर परिवार करता है, हर देश में किया जाता है, तो ये एक व्यापक व्यवस्था होती है। तो गुड एवं जॉनसन ने यही बताया है कि गृह व्यवस्था सभी देशों में की जाती है और इसमें अधिकांश व्यक्ति यानी सभी व्यक्ति उसमें कार्यरत होते हैं। सभी व्यक्ति कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर करते हैं और इसमें धन का भी उपयोग किया जाता है और व्यक्ति के स्वास्थ्य के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण भी होती है। तो गुड एवं जॉनसन ने परिभाषा को ये बताया है, तो इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं कि गृह व्यवस्था सभी देशों में अधिक सामान्य व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं व अधिकांशतः धन का उपयोग किया जाता है तथा यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अगली परिभाषा है गुडडेल एवं क्लोहर के अनुसार प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने एवं मानवीय और भौतिक साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इनकी परिभाषा से एक नई अवधारणा और मिल जाती है कि इन्होंने कहा है कि गृह व्यवस्था मूल्यों को समझने में सहायता करती है। इन्होंने कहा है कि प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने और मानवीय भौतिक साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। तो इनकी परिभाषा से ये एक अवधारणा और निकल के आती है कि गृह व्यवस्था मूल्यों को समझने में सहायता करती है, मानवीय भौतिक साधनों के प्रयोग में सहायता करती है और उसके प्रयोग से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इनकी एक और परिभाषा है कि संतोषप्रद जीवन को प्राप्त करने हेतु मानवीय एवं अमानवीय साधनों की व्यवस्था इस प्रकार करना ताकि स्पष्ट रूप में परिभाषित मूल्यों पर आधारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। इनकी परिभाषा से ये निकल कर आता है कि इनके अनुसार प्रभावशाली व्यवस्थापन के लिए कौशल विकसित करना आवश्यक है जिससे गृहिणी अपने सभी उपलब्ध साधनों का ज्ञान हो गृहिणी को और उन साधनों का प्रयोग करके वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और जो है बच्चों का विकास अच्छे से हो, उन्हें पूर्ण समायोजित और उत्तरदायी युवा बनाने में घर का वातावरण बहुत प्रभावशाली होता है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इनके जो मूल्य होते हैं उनको उन पर आधारित जो लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति की जा सके। तो इसको हम एक बार फिर से देखते हैं परिभाषा को। इन्होंने कहा कि संतोषप्रद जीवन को प्राप्त करने हेतु मानवीय एवं अमानवीय साधनों की व्यवस्था इस प्रकार करना ताकि स्पष्ट रूप में परिभाषित मूल्यों पर आधारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। यानी प्रत्येक परिवार के अपने मूल्य होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होती हैं, तो उस वैल्यूज़ के आधार पर उन्होंने जो अपने लक्ष्य निर्धारित करे हैं उनको हम मानवीय और अमानवीय साधनों को इस प्रकार से मैनेज करें, इस प्रकार से व्यवस्थित करें जिससे ये सारे लक्ष्य हमारे प्राप्त किए जा सकें। नेक्स्ट परिभाषा है इरीन ओपनहीम के अनुसार गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है। विभिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्वों की व्यवस्था में भिन्नता होती है, स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नता होती है। इन्होंने जो गृह व्यवस्था है उसका संबंध संस्कृति से जोड़ा है कि सभी की जो गृह व्यवस्था है वो संस्कृति की जड़ है और विभिन्न संस्कृतियों में जो है उसके उत्तरदायित्व अलग अलग होते हैं और स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नता होती है। हर परिवार की अपनी अपनी संस्कृति होती है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुसार ही गृह व्यवस्था को करता है। एक और इनकी परिभाषा है कि गृह व्यवस्था का एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा जिसमें व्यक्ति कार्य करते हैं के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, अभिव्यक्त करते हैं। इन्होंने कहा है कि गृह व्यवस्था को ऐसे संगठनात्मक ढांचे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जिसमें व्यक्ति कार्य करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि इनकी परिभाषा को है जो है एक जैसे उद्योग का व्यवस्थापन करते हैं, किसी इंडस्ट्री का मैनेजमेंट करते हैं, तो उससे इनकी परिभाषा प्रभावित है। इन्होंने कहा है कि गृह व्यवस्था जो है एक उद्योग के समान तो है लेकिन कई क्षेत्रों में ये विभिन्न क्षेत्रों में ये अलग अलग भी है और विशेषकर लक्ष्य के क्षेत्र में। अधिकांश परिवारों की गृह व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य पारिवारिक कार्यों को इस प्रकार संपादित करना होता है कि परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहें और परिवार प्रभावशाली रह सके। गृह व्यवस्था में एक व्यक्ति के विकास की अपेक्षा पूरे परिवार की विकास को अधिक महत्व दिया जाता है कि पूरा परिवार के प्रत्येक सदस्य खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। तो ऐसा जो व्यवस्था की जाती है कि पूरा परिवार जो है प्रसन्न रहे। तो एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा है गृह व्यवस्था जिसमें व्यक्ति कार्य करते हैं, पूरे परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए न सही पूरे परिवार के लिए सोचते हैं। तो ये थी परिभाषाएं। और एक और परिभाषा देखते हैं। कोटजिन के अनुसार गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक ज्ञान है। कोटजिन ने
गृह व्यवस्था को एक व्यवहारिक विज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान कहा है, क्योंकि जो है गृह व्यवस्था को हम पूरी तरीके से तो नहीं नाप सकते हैं। ये अगर साइंस पूर्ण रूप से साइंस होता है, विज्ञान होता, तो हम इसको पूर्ण रूप से नाप सकते, लेकिन ये ना तो पूर्ण रूप से विज्ञान है, ना ही पूर्ण रूप से कला है। इसलिए इसको उन्होंने गृह व्यवस्था को एक व्यवहारिक ज्ञान कहा है, जिसको कुछ अंश तक हम माप सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एक लक्ष्य रखा है कि अपने कमरे की जो साफ़ सफाई हम अच्छे से करेंगे और सुंदर कमरा सजाएंगे, तो आप सजावट करने के बाद उसको देख सकते हैं कि उससे जो आपको खुशी प्राप्त होगी, उससे जो आपको तारीफ़ प्राप्त होगी, उससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, हमारी बहुत हद तक हमने जो साफ़ सफाई का और सजावट का लक्ष्य रखा था वो हमने प्राप्त कर लिया है। तो इसीलिए कोर्जिन ने इस गृह व्यवस्था को एक व्यवहारिक ज्ञान कहा है। तो ये परिभाषा इनकी कोर्जिन की प्रसिद्ध है और ये कई बार परीक्षा में आ भी चुकी है कि गृह व्यवस्था को एक व्यवहारिक ज्ञान किसने कहा है? कोर्जिन ने कहा है। एक और परिभाषा को हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार एक परिभाषा दी गई है कि गृह प्रबंध पारिवारिक संसाधनों को पारिवारिक लक्ष्यों पर पहुंचने के लिए प्रयुक्त करने की प्रक्रिया को बनाने वाले कार्यों के निर्णयों की एक श्रृंखला है। इन्होंने भी जो है यही कहा है कि जो गृह व्यवस्था है एक निर्णय की श्रृंखला है, जिसमें हम इन निर्णयों की श्रृंखला के द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों तक पहुँचते हैं और उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए हम व्यवस्था करते हैं, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इतनी सारी परिभाषाएं देखी। निकल एवं ग्रास एवं कैंडल की हमने 4 परिभाषाओं को देखा, और फिर हमने राजमल पी देवदास की परिभाषा को देखा, जिन्होंने गृह व्यवस्था को एक बांध के समान बताया है। फिर हमने निकल एवं डॉर्सी के अनुसार देखा परिभाषा को देखा, गुड एवं जॉनसन की परिभाषा को देखा, गुड्डर एवं क्लोहर के परिभाषाओं को देखा, इरीन ओपनहीम की परिभाषाओं को देखा, और कोर्जिन के अनुसार भी परिभाषा को देखा, जिन्होंने गृह व्यवस्था के व्यवहारिक ज्ञान बताया है, और पारिवारिक जीवन की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार भी परिभाषा को देखा। तो इस तरीके से ये जितनी परिभाषाएं मेरे पास थी वो सारी परिभाषाएं हमने यहाँ पर आपको बता दी हैं। इन परिभाषाओं को अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। और तो आपको अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर